राम राम सा। मंजिलों को पाने वाले कभी हार नहीं मानते, इतनी लाइन ही बोलते ना, ज़्यादा शायरी शुरू नहीं करते। हाँ, कभी कभी मन कर जाता है तो बोल देते हैं, तो वो उसके रील्स के अकॉर्डिंग ही ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक देखते हैं। अपन क्या कर लिया था, वन संरक्षण कर लिया था। उसके बाद में अब बारी आती है वन्य प्राणी की। वन संरक्षण में इसको वन को संरक्षण करने के लिए वन संरक्षण नीति ने सामाजिकी वानिकों को 3 भागों में बांट दिया था, शहरी, ग्रामीण और एक फार्म वानिकी। उसके बारे में मैंने बता दिया था। अब बात आती है वन्य प्राणी की। वन्य प्राणी की इसमें क्या हुआ, क्या होना क्या है, वन्य प्राणी है, जीव घूमते रहते हैं बेचारे। 4 से 5% विश्व में जितने भी प्रजाति पौधों की और जानवरों की जितनी भी प्रजाति पाई जाती है, 4 से 5% कहाँ पाई जाती है? भारत में। कहाँ? भारत में। उसके बाद में ये भी सबको पता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि बर्ड्स वगैरह सारे कम होते जा रहे हैं। वो छोटी छोटी चिड़िया आती थी, वो भी अभी देखने को नहीं मिल रही। सब किसके कारण हो रहा है? इस प्रौद्योगिकी युग के कारण हो रहा है ना, इस मशीनरी युग के कारण हो रहा है। तो हमें थोड़ी तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, खुद ही कुछ ना कुछ बना के टांग दो ताकि वो उन लोगों के लिए आसरा हो जाए। पेड़ पौधे बनाने के लिए जगह नहीं है तो कम से कम हम कुछ ऐसा तो रख सकते हैं जिसमें वो अपने क्या करें, आश्रय ले सके अपना, है ना, खाना पीना कर सके। हम डाल भी सकते हैं उनके लिए, हमें करना चाहिए जानवरों के लिए। क्योंकि अभी सारा कुछ क्या है, जगह कम पड़ रही है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो उस करके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। किनकी? प्राणियों की। क्योंकि वे मूक हैं, वो बोल नहीं सकते, हमें समझा नहीं सकते। हम अपना दर्द समझा सकते हैं, वो नहीं समझा सकते। तो अभी अपनी पारिस्थितिकी तंत्र का इम्पोर्टेंट भाग है। कैसे है? पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि भाई बहुत कम हो रहे हैं, अगर इनकी प्रजाति बढ़ती है तो हमें भी देखने को मिलेंगे, है ना। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या क्या है? प्रौद्योगिकी, तकनीकी कारण क्या है? प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी, तकनीकी विकास, ये सब इसके कारण है। और क्या है? जो खेती बाड़ी कर रहे हैं हम लोग, खेती बाड़ी, मकान वगैरह बना रहे हैं, मकान वगैरह के लिए हमें जगह चाहिए हो रही, तो हम क्या कर रहे हैं? वन को काट रहे हैं। तो वहाँ पे जो प्राणी रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे, है ना, उन्हें भी तो आश्रय चाहिए होता है। तो हम ये इन तरीक़ों से हम इनको हार्म कर रहे हैं। और क्या, जैसे स्थानीय लोग क्या करते हैं, चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों को काटते हैं। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाह की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया है। और क्या, जंगलों में जो आग लग जाती है जिसके कारण ये प्रजातियां नष्ट हो जाती है। आग ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है और वैसे ह्यूमन के द्वारा भी करी हो सकती है। अभी जैसे कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी थी, अमेज़न जो जंगल है वहाँ लगी थी। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। किसके लिए? पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए। अब इनके संरक्षण के लिए क्या क्या गया है, देखिए। इनके संरक्षण के लिए जैसे हम बुक्स वगैरह पढ़ते थे पहले, पंचतंत्र वगैरह आती थी, कहानियों की किताबें आती थी, उनके अंदर वन्य प्राणियों के लिए बहुत प्रेम दिखाया जाता था। जैसे जो महादेवी वर्मा है वो भी दिखाती है कि उसके घर में बहुत सारे पेट एनिमल्स थे। वन्य प्राणी अधिनियम, वन्य प्राणी अधिनियम 1972। इसमें क्या हुआ कि इनके संरक्षण को और इनके रक्षण के लिए कि भाई जो जीव कम हो रहे हैं उनका संरक्षण करो और उनको मारो नहीं, उनकी रक्षा करो, ये इसमें बताया गया। और उस अधिनियम में मुख्य क्या थे इसके अंदर कि जो प्रजाति कम हो रही है, संकटापन्न जो प्रजाति है, इसकी क्या करनी है?
प्रजाति है इसकी रक्षा करनी है। दूसरा क्या है, एक तो संकटापन्न प्रजाति की रक्षा करनी है, दूसरा जो भी नेशनल पार्क और पशु विहार है जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करनी, जैसे पशु विहार, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स क्या, कानूनी सहायता, कानूनी सहायता। ये क्या थे इसके उद्देश्य, किसके, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के। 1991 में क्या किया, इसको और स्टिक कर दिया, क्या कर दिया, इसके रूल और बढ़ा दिए। क्या कि अगर कोई क्या करेगा, शिकार करेगा तो उसे सजा होगी, ठीक है, उसको सजा होगी, मतलब ये नहीं वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, सजा होगी। और ऊपर से जो कुछ एक प्रजातियां बची है उनको बचाने का काम इसमें किया जाएगा, मतलब इसके रूल और स्टिक कर दिए गए। पहले वन्य प्राणी अधिनियम 1972 और फिर संशोधन कब हुआ, संशोधन 1991 में। इसके बाद देश में अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क, तो देश में नेशनल पार्क है 104। कितने नेशनल पार्क है, 104। और अगर हम बात करें वन्य प्राणी अभय वन की, वन्य प्राणी अभय वन की, अभय वन की, तो ये कितने हैं, 544, ठीक है। नेशनल पार्क कितने, 104, वन्य प्राणी अभय वन कितने हैं, 544। अब आगे हम बात करते हैं कि वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि मानव कल्याण, मानव अपने लिए अगर देखता है तो ये भी सोचे ना कि वो जैसे जीव है वैसे ही क्या है, जानवर भी जीव ही हैं, उनको भी दर्द होता है, उनकी भी एटलीस्ट बॉडी है, उनकी भी स्किन है, एटलीस्ट उन्हें भी दर्द होता है ना, तो थोड़ी हेल्प करो उनकी। यूनेस्को की मानव और जीवमंडल योजना, उसमें क्या हुआ, मानव और जीवमंडल योजना, देखिए मानव जीवमंडल योजना क्या हुआ इसके अंदर, देखो सर क्या भारत सरकार क्या कहती है, वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए, किसके लिए इसने क्या किया है, वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि ये है किसमें, यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल मानव जीवन मंडल योजना क्या है, किसके लिए है, वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए है। इसके अंदर की भी क्या हो गए, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं कि इसमें जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, ये किसके अंदर, मानव जीवन मंडल योजना के अंदर उठाए गए हैं और ये कब की है, 1992 में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973, इसमें क्या है, बाघों के लिए, किसके लिए, टाइगर बाघों के लिए, कितने, 9 संचय, 9 संचय मतलब जीव संचय, मतलब जहाँ इनको क्या संरक्षण प्रदान किया जा सकता था, इसको 9 बाघ नीचे वो बोलते हैं, जैसे हाँ यहाँ लिख लेते हैं नीचे, क्या, नीचे मतलब आरक्षित क्षेत्र होते हैं, क्या, आरक्षित क्षेत्र, किसके लिए, बाघों के लिए, बाघों के लिए। और कितने थे, 9 थे। क्षेत्रफल कितना था, कितने क्षेत्रफल में फैले हुए थे, 16,339 में, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। बात करते हैं 2012 की, तो 2012 में इनकी संख्या कितनी कर दी, 41 कर दी, और इनका जो एरिया कर दिया वो कितना हो गया, 63,000
875 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्या बाघों के नीचेयों की बात की गई है प्रोजेक्ट टाइगर में 1972 में, तो वो कितना था, 9 थे। 9 से कितना कर 9 का जो एरिया था वो कितना था 16,339, और फिर उसमें कितना हो गया 63,875 वर्ग किलोमीटर हो गया। उसके बाद में देश में बाघों की संख्या में क्या हुई, लगातार बढ़ने लग गए। 2006 में कितने थे, 2006 में 1441 बाघ थे। फिर बात आती 2010 की, तो 2010 में बढ़ के कितने हो गए ये, 2010 में बढ़ के हो गए 1706 बाघ। ठीक है, इनमें वृद्धि होने लगी। क्यों होने लगी, इन योजनाओं के तहत। ठीक है, कितने बाघ थे, 9 नीचेयों में, और इतना इसका क्या था, एरिया था। फिर 2012 में इतना हो गया इसका एरिया। फिर इसकी बात करते हैं, इसकी मुख्य योजना ये बाघ के केंद्र के लिए ही है। ठीक है, और कुछ नहीं। बाघों की संख्या का स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए ये चीज़ क्या, मानव जीवन मंडल योजना के तहत अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं भी हैं, जैसे मगरमच्छ प्रजनन योजना, मगरमच्छ के लिए मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। ठीक है, ये जैसे और कार्यक्रम हैं, जैसे और ले लीजिए हिमालय कस्तूरी मृग, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना। अब हम बात करते हैं जीवन मंडल निचय की। क्या ये, अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो नेशनल पार्क 104 वन्य प्राणी अभय वन, ये कितने हैं 544। अब हम जीवन मंडल निचय की बात करते हैं। तो इसमें क्या है पता ही है, किसके लिए, भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या, जीव मंडल नीचे पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या किया, यूनेस्को में जो ये मानव और जीव मंडल प्रोग्राम हुआ था ना, इसको MAB कहते हैं, मानव और जीव मंडल जो प्रोग्राम है उसको क्या कहते हैं, MAB। तो MAB से आप क्या समझते हो, मानव और जीव मंडल प्रोग्राम, जो यूनेस्को ने हेल्ड करवाया है। किसने, यूनेस्को। और क्या है इसमें, जो NCERT की बुक है वहाँ तो ये कितने दे रखे हैं, 18। और अगर बात करते हैं गूगल की, तो गूगल बाबा हमें कहता है कि 14 है, लेकिन बुक में अगर 18 के बारे में बताया गया कहाँ कहाँ है, तो हम NCERT फर्स्ट ग्रेड की तरफ टारगेट कर रहे हैं, तो हम वो सभी पढ़ेंगे यहाँ पे। ये नहीं है कि बस गूगल से मैंने देख लिया तो प्रेजेंट का इतना बता दें, नहीं। जो 18 NCERT बुक ने बोल रखा है, तो हम 18 के बारे में पढ़ेंगे। जो मैन है अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नीलगिरी जीव मंडल। ये ना 18 जीव मंडल नीचे में परियोजना है, जिसके अंदर क्या है 10 जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। और इसमें से कितने, 10 मान्यता प्राप्त है यूनेस्को से। किससे, यूनेस्को से। अब हम पढ़ेंगे नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी देखिए, इसका क्षेत्र की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है 55-20 वर्ग किलोमीटर। और इसकी बात करें कि ये कब स्थापित किया गया, 01/08/1986। कब, 1/8/1986। अब काउंट कर लेना, ठीक है, अगस्त सितंबर। ठीक है। और अगर बात करें कहाँ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
तमिलनाडु। साथ साथ क्लियर करते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नीलगिरी 1 8 1986 55 20 वर्ग किलोमीटर। ओके। और इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र है। क्या वायनाड जीवन सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है। बहुत सारी प्रजातियों को क्या करता है, संरक्षण देता है। जैसे बात कर लें तो नगरहोल, बांदीपुर और इस स्थान पर मधुमलाई, नीलम्बूर का सारा वन, ठीक है। ये साइलेंट वैली, सिधुवाणी पहाड़ियाँ, नीलगिरी तो पहाड़ी होगी, और क्या, सिधुवाणी पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, मलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। इन पहाड़ियों के शरण स्थल में ही है ये, और क्षेत्र मैंने बता ही दिया आपका। और इसकी अगर बात करते हैं तो भी प्राकृतिक सिचुएशन कैसे, इसमें अर्ध सदाबहार वन या सदाबहार पर्णपाती वन, ये यहाँ पे मिलते हैं। और अगर बात करें आगे तो यहाँ की जो प्रजाति है, जो संकटापन है, वो है नीलगिरी तहर। और क्या है, एक बंदर है जो जिसको क्या बोलते हैं हम, शेर जैसी दुम वाले बंदर। कैसी ताहर है, शेर जैसी दुम है, दुम मतलब पूंछ, दुम वाले बंदर। ये इतना ही काफ़ी है नीलगिरी के लिए। ये क्या है, किस जीव मंडल नीचे है एक, ठीक है। और होता क्या है, ये आरक्षित क्षेत्र है किसके लिए, प्रजातियों के लिए। कौन सी प्रजातियों के लिए, वनस्पति के लिए भी है और प्राणी जात के लिए भी है। उसके अंदर नीलगिरी सबसे पहला भी है। कौन सा सबसे पहला है, सबसे पहले इसी को स्थापित किया गया था, जिसको मान्यता भी दी गई उसके बाद में। और जैसे और अगर बात करें, नीलगिरी नीचे में हाथी, बाघ, चित्तल, गैर, ये सारी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। गौर और सांभर भी, ये प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। और मेरे ख्याल से नीलगिरी में ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगर ऊंचाई पूछ ले इसकी, क्या, एक तो उबड़ खाबड़ है, देखियो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। और अगर समुद्र से ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई कितनी है, 250 मीटर। किससे, समुद्र से 250 मीटर। और उसके बाद में 250 मीटर मिनिमम है, और मैक्सिमम की बात करें तो 2500 तक। कहाँ, ये मान लो 2650 मीटर तक। कितनी ऊंचाई है, 250 से 2650 मतलब 2650 मीटर तक पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 80% यहाँ क्या है, 80%, कहाँ सेड़ रही हूँ, 80% क्या है यहाँ पे, फूलदार पौधे। और पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। आया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये भी शॉर्ट में बोला जा रहा है, ऐसे मार लीजिए, है ना। चलो आगे देखते हैं। नंदा कहाँ है, नंदा दिख रहा है क्या आपको कहीं पे, नाम बोलते ही दिख जाएगा। उत्तराखंड में देखिए, दिख गया होगा ना, नंदा देवी लिख दिया वहाँ पे, नंदा देवी ही है, नंदा देवी जीव मंडल नीचे। आरक्षित क्षेत्र भी लिख सकते हैं अगर आपको, ये मेरे को भी नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नीच लग रहा है ना। उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नाम लिखूं क्या, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। और कौन से जिले हैं भाई यहाँ के, चमोली, बागेश्वर, चमोली,
बागेश्वर। बात करें तो इसकी ये कितनी है, क्षेत्र कितना है, 2837, देखिए 2837 वर्ग किलोमीटर। और कब सिचुएटेड था, 14/3/1989 है क्या, 89 ही है, देखिए 14 and 80, 19 and 89। और क्या है इसकी प्रजातियां देखते हैं, सिल्वरवुड है, लैटिफोली है, क्या प्रजातियां, सिल्वरवुड, लैटिफोली वनस्पति प्रजातियां हैं ये। ऑर्चिड, रोडोडॉन, ये तो मैंने उसमें भी बताया था, पीछे वाले में भी, रोडोडेंड्रॉन है, डेंड्रॉन, क्या हो रहा है, डेंड्रॉन, ठीक है। ये किसकी वनस्पति की प्रजातियां हैं। और जीवमंडल में बात करें तो यहाँ पे देखिए हिम की साइड है तो हिम तेंदुआ, काला भालू, और क्या क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, भूरा भालू भी मिलता है, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, कस्तूरी मृग। और अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ काला बाज भी मिलता है, सुनहरा और काला बाज, सुनहरा व काला बाज। ये हमारा नंदा देवी का पूरा हो गया। और कुछ नहीं है, बस पारिस्थितिक तंत्र को मुख्य खतरा संकटावन पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना और दावानल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से, किससे, इनसे बचाना, शिकार से बचाना और इनको इकट्ठा करना, ठीक है, ताकि हमारा पर्यटन स्थल है उसके लिए बेनिफिट हो। अब हम बात करेंगे सुंदरवन की। तो सुंदरवन के नाम से तो सबको पता ही होगा, ये कहाँ हो सकता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, है ना, ये जहाँ मिलती है वहाँ पे सुंदरवन। देखिए ये रहा, कितना क्षेत्रफल कितना है, 9630 वर्ग किलोमीटर। और सिचुएटेड पूछ ले तो कब, 29/3/1989 इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि डेल्टा पर स्थित है ये, पश्चिमी बंगाल की साइड, यहाँ पे दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल में, ये देखिए। फिर बात करते हैं हम आगे, मैग्रोव और अनुपवन। ये तो पता ही, मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में, मैग्रोव, अनुपवन। और आगे बात करें हम तो सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। कितने, 200 रॉयल बाघ के लिए आवासीय क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है। और ये भारत बहुत बड़ा है, इंडिया, है ना। कितना पढ़े हैं इसके बारे में। विशाल जड़ समूह है, मछली से, इसमें क्या पाए जाते हैं, मछली से। ये छिंप्र एक क्या है, प्रजाति किसकी, प्राणियों की, छिंप्र तक इसमें पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, 170 से ज़्यादा पक्षी की प्रजाति है। पक्षी की प्रजातियाँ कितनी है यहाँ पे, प्रजाति 170 से ज़्यादा है। लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चित्तल भौंकने वाले मृग, क्या बात है, बार्किंग डियर, भौंकने वाले मृग
तैरने वाले बाघ लिख दो, तैरने वाले बाघ। चीता लिख दो, चित्तल। और अगर बात करें तो लंगूर भी बहुत हैं। और मैंग्रोव वनों में हेरी, सिएरा, फोमीज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी हैं। कौन सी? हेरी सिरोरा। हेरी सिरोरा क्या है? इमारती लकड़ी और बहुत ज़्यादा कीमती। और एक फोमीज भी, फोमीज। ऐसे ऐसे नाम पूछे जाते हैं। हेरी सिरोरा, फोमीज क्या है? इमारती लकड़ियाँ हैं, महंगी। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में, मैंग्रोव वन में महंगी होती है लकड़ी है। लकड़ी थोड़ी ना, पेड़ हैं इनके लिए। अब बात करेंगे मन्नार की खाड़ी की। किसकी बात करेंगे? मन्नार की खाड़ी, जो किसको? श्रीलंका को भारत से अलग करती है। कौन करती है? मन्नार की खाड़ी करती है भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब मन्नार की खाड़ी के लिए। मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी होगी। कितना क्षेत्र? वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। कब? 18/2/1989 में। कब? 18 to 1989 में। और अगर इसका अनुमान लगाते हैं कि भाई ये कितनी दूर में फैला है, अभी तो इंडिया की बात हुई है, लेकिन ऐसे पता करें कि कहाँ कितना फैला हुआ है। तब देखिए मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी 1,05,000 हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है लगभग माने तो। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत और श्रीलंका को अलग करती है ये मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में क्या है? समुद्री जीव विविधता पाई जाती है कहाँ? दक्षिणी पूर्वी तट पर जलीय जैव विविधता पाई जाती है। जलीय जैव विविधता पाई जाती है। द्वीप समूह में है तो इसके अंदर ये जो मन्नार की खाड़ी है ना, तो इसके अंदर 21 द्वीपा लिख दिया। 21 क्या है? जीवमंडल नीचे है, जीवमंडल नीचे। ठीक है, यहाँ द्वीपों की बात करें तो उल्टा लिख दिया। मतलब इस जीवमंडल नीचे में कितने हैं? 21 द्वीप हैं। कितने? 21 द्वीप। किसमें? मन्नार की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 21 द्वीप हैं। और जो किसके? इसके निकट आते हैं। इसमें क्या है? ज्वार, नद, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप, मैंग्रोव पाए जाते हैं। पौधों की प्रजातियां कितनी है? 36,000 पौधे हैं, प्रजातियां। कितने? 36,000 लगभग की बात होती है। सिर्फ पौधे नहीं, जीव भी हैं। और जो क्या है? संकटापन। कितने? 36,000 पौधे और जीव संकटापन प्रजातियां जो यहाँ पाई जाती है। समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी संकटापन हैं। 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी क्या है? संकटापन है। अब देखिए हम जल्दी से ये जीवमंडल नीचे या आरक्षित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। एचपी कहाँ है? ठंडा रेगिस्तान। एचपी में क्या है? ठंडा रेगिस्तान जीवमंडल है, जो कब? 28/8/2009 28/8/2009 सितंबर की बात हो रही है। ठीक है, फिर नवंबर, दिसंबर, हाँ अक्टूबर आता है यार, अगस्त, 28 अगस्त 2009। फिर उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी, जो कितना? 18
1988। सुंदर, ये मैंने इरेज नहीं किया क्या, लो इरेज कर देते। वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरवन 9630। सुंदरवन का तो खैर हो गया था, छोड़ो। पंचमंडी और पन्ना कहाँ है, एमपी में। ये इनका क्या है, क्षेत्र है। दिख रहा होगा, आई होप। नहीं दिख रहा हो तो मैं इंस्टा पे फोटो भी अपलोड कर दूंगी इसकी। सिमलीपाल कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा भाई साहब, और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आप सिमलीपाल देख के शिमला मिर्च शिमला की तरफ चले जाओ, वहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ, उड़ीसा में मिलेगा। और अचन कमर, क्या क्या नाम है, अचन कमर अमरकंटक कहाँ है, एमपी और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये इसका क्या है, डेट है, कब इसको सिचुएट किया गया था, और ये इसका क्षेत्र है। कच्छ कहाँ है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में क्या मिलेगा, कच्छ मिलेगा। शेषाचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। अगस्त्यमलाई देखिए केरल में है, और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इम्पोर्टेंट कौन सा है, नीलगिरी। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में 250 से 2650 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। ये मैं मन्नार की खाड़ी बता दिया। नोकरेक है जो कहाँ है, मेघालय में। कहाँ मिलेगा, नोकरेक, मेघालय। ग्रेट निकोबार कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में। डिब्रू साइकोवा और मानस, डिब्रू साइकोवा और मानस असम में है। दिहांग और देबांग, ये नदियाँ भी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजुंगा कहाँ है, सिक्किम में। कहाँ, सिक्किम में। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा आपको। मेहनत लगती है यार, कर दिया करो सब्सक्राइब, क्या जाता है ना एक वीडियो में। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं, कमेंट में बताइएगा मुझे। चंदन वन पाए कहाँ जाते हैं, हिंट दे देती हूँ, यहाँ और यहाँ पे किस टाइप के वन थे। अगर इजीली समझना है तो मैप चाहिए, मैप के साथ डेफिनेशन देखनी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और सब्सक्राइब भी कर दो, फॉलो अपने आप हो जाऊंगी, हो जाऊंगी। ये दबा दें, कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।